बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं स्टूडेंट? आप लोग सब खैरियत से हैं? हम अपनी सीरीज़ एनएमडी कैट 2022 टेस्ट डिस्कशन की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लाए हैं आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन और थर्मोडायनामिक्स के टेस्ट और उसके 60 एमसीक्यूज जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज को डिस्कस करने के बाद आप काफ़ी हद तक अपने कंसेप्ट में और टेस्ट डिस्कशंस की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको ख़त्म कर पाएंगे। तो जी व्यूज़ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हेन अ बॉडी इज एट डिस्प्लेसमेंट x नॉट ओवर 2 द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट दिस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्वेश्चन था, हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपका मुकम्मल क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ जाए। जी देखें फिर से, तो व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट एट डिस्प्लेसमेंट x नॉट ओवर 2 द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच एट दिस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो असल में हमसे उसने टाइम पूछा है, तो हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए हमारे पास ये फार्मूला है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। आप देखिए जाइएगा कि हम अगर थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर दें और x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है x नॉट ओवर 2, x नॉट ओवर 2 के ऊपर उसने हमसे टाइम पूछा है, तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर टी इंटू टी। तो यहाँ पे हम ये स्मॉल t की वैल्यू निकालेंगे, हम x नॉट से कैंसिल कर देते हैं, ये साइन इनवर्स इस तरफ हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 आ जाएगा साइन इनवर्स 1 over 2 is equivalent to 2 pi over capital T into small t। हमने ये small t निकालना है, उसने हमसे टाइम पूछा है। When body is at displacement x naught over 2, the time taken by the body to reach at this displacement during simple harmonic motion। तो हमने ये टाइम निकालना था। साइन इनवर्स 1 over 2 आपको पता है कि 30 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है और 30 डिग्री पाई बाय 6 के रेडियन के बराबर होते हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 पाई ओवर टी इनटू स्मॉल टी। ये पाई इस पाई से कैंसिल कर दीजिएगा, तो हम टी की वैल्यू देख रहे हैं, ये टी इस तरफ चला जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा, ये आ जाएगा टी ओवर 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। तो हमारे पास देखें टी की जो वैल्यू आ गई है वो टी बाई 12 आई है। तो हमारे पास इसलिए बीटा ऑप्शन राइट थी, हमने पहले इसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, तो टी इक्वल टू टी बाई 12 सेकेंड आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 1 था और क्वेश्चन 2 में हम देखते हैं अब क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट। ए बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज ए डिस्प्लेसमेंट x गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 30 साइन ऑफ पाई टी और 50 टी सॉरी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे सिंपली उसने हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो हम जस्ट देखेंगे कि ये जो उसकी वैल्यू दी हुई है हमें साइन 50 टी की, तो इसको अगर कंपेयर किया जाए, ये जो 50 टी की वैल्यू है 50 टी, ये 50 टी ये एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा टी है, क्योंकि थीटा की जगह पे ये प्लेस की हुई है ना, ये थीटा की वैल्यू होती है और यहाँ पे इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू और थीटा ओमेगा टी के बराबर है, तो हमने इसको इस तरह से बराबर कर लिया। ये टी इससे कैंसिल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 2 पाई ओवर, बल्कि उसने फ्रिक्वेंसी पूछी हुई है तो हम ओमेगा को 2 पाई एफ के बराबर रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 50 ओवर 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू एफ। ये आ जाएगा बेटे 50 ओवर पाई की वैल्यू लगाएं 3.14, तो ये लेट्स से कि हम 3.14 को 3 ही बोल लेते हैं, सिर्फ आप एक आंसर लाना चाहते हैं, तो 6 आ गया। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये 6 8 द 48 के पास जाएगा। अगर हम 50 को 48 के पास ले जाए तो इसका मतलब हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग के पास आंसर आना चाहिए। डेफिनेटली ये चार्ली ऑप्शन बन रही है, ये 8 हर्ट्ज, और कोई भी ऑप्शन 8 के करीब नहीं थी, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन पे टिक कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्राफ इफ द मास ऑफ एन ऑसिलेटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स फोर्स कांस्टेंट देन फ्रीक्वेंसी इज। तो इसमें जस्ट सिंपल आप इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन 3 ओमेगा का फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट के ओवर एम के, और वो हमें बोल रहा है कि न्यूमेरिकली ये दोनों बराबर हो जाते हैं,
यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है उसके मास के इक्विवेलेंट आ जाती है। के को के से कैंसिल कर दिया, √1 आ गया। √1 की वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप t निकालेंगे या फिर f उसने पूछा हुआ है, यस उसने फ्रिक्वेंसी पूछी है, तो इसलिए हम ओमेगा की जगह पे 2πf रख देते हैं, ये आ जाएगा 2πf। और इस तरह से हमारे पास f की वैल्यू देखें वो बराबर आ जाएगी 1/2π के। तो f विल बी इक्विवेलेंट टू 1/2π हर्ट्ज, तो डेफिनेटली इसीलिए डेल्टा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, इसको पढ़िए। द ग्राफ शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट, तो हमारे पास ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है जो कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ग्राफ इज स्टार्टिंग एक्चुअली डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब जब ये वेलोसिटी है तो उसकी शुरू के अंदर ही जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब जब आपको पता है कि आपको बॉडी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है इसको मीन पोजीशन से प्लॉट करना शुरू किया गया था, तो इसलिए हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि इस ग्राफ में शुरू के अंदर ही जीरो टाइम इंटरवल पे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम जीरो है और वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मीन पोजीशन पे, इसलिए हम बोलेंगे कि इस ग्राफ को मीन पोजीशन से प्लॉट करना शुरू किया गया था। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, एक ग्राफिकल पिक्चर आपके सामने मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये इजीली इसको पढ़ सके। हाँ जी, तो इसमें देखें क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल काज्ड बाय ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग एट ए 50 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमें उसने ना क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ की शक्ल के अंदर, और ये ग्राफ जो है स्केल आपको पढ़ा जा रहा है या नहीं, लेकिन मैं चलिए आपको हेल्प कर देता हूँ। तो ये 5 और 10 और 20, 30 और 40 माइक्रो सेकेंड्स के इंटरवल्स के अंदर डिस्कशन की हुई है इसकी। तो इसलिए हमें पता है कि एक अगर वेव पूरी हो, एक साइकिल जब पूरा होता है तो पॉजिटिव पीक दोबारा पॉजिटिव पीक तक जो पहुंचती है, तो यानी ये एक रेस्ट है फर्ज किया इस पीक का, या ये पॉजिटिव पीक है और ये पॉजिटिव पीक है, तो इस यहाँ से यहाँ तक एक वेव जो है वो पूरी हो जाती है। यानी अगर ग्राफ को आप देखें, हम यहाँ पे ले आते हैं इसको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक पीक पूरी हो जाती है, और इस पीक के दौरान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप देख सकते हैं कि वो 20 माइक्रो सेकेंड के बराबर आ रहा है। जी, ये 20 माइक्रो सेकेंड के बराबर है। हमसे उसने पूछा है कि आप ये इसको देखें और इसमें फ्रिक्वेंसी निकालें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एट अ पार्टिकल काज्ड बाय प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग एट द डायग्राम। हाँ जी, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमने इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। क्वेश्चन सिंपल था, असल में स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी थी। F इज इक्वल टू 1/t हम फार्मूला लगा लेंगे। आपको पता है कि ये टाइम पीरियड होता है पूरी वेव का, जो क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो ये माइक्रो सेकेंड 20 माइक्रो सेकेंड के बराबर आ रहा है, तो आप इसको लिख लिए 20 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल लें, तो ये बेटे आ जाएगी 20 10⁻⁻6 सेकेंड। तो 1 ये 20 × 10⁻6 क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁻5 सेकेंड। आप 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 और 10⁻5 को प्लस में लिख देंगे। जब हम उसको ऊपर साइड पे शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल आंसर F इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 50 और 7 1 2 3 zeros। तो अगर आप किलो हर्ट्स में जाना चाहते हैं तो 50 किलो हर्ट्स आंसर आ जाएगा। तो देखें यही वजह है कि डेल्टा ऑप्शन हमने राइट की है 50 किलो हर्ट्स वाली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इमेजिन द डायग्राम अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन when the mass reaches point x is equal to +a then its instantaneous acceleration is। तो हमें पूछ रहा है कि जब उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू +a के बराबर आ जाएगी
तो उस वक्त उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा। तो सिंपली हम ये फार्मूला लगा सकते हैं a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यानी उसके x की वैल्यू जो है वो प्लस a के बराबर यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो, तो उस वक्त a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की जो उस वक्त मैग्नीट्यूड होगी वो मैक्सिमम होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। यानी ये बॉडी जो है वो पोजीशन O से A तक जब जाती है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, इसलिए मैक्सिमम एंड नेगेटिव की ऑप्शन आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम एंड नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय a इक्वल टू माइनस बी एक्स, वेयर x इज displacement from equilibrium position and b is constant, so the period of oscillation is। तो हमसे उसने पूछा है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो फिर से हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। ये देखें, हम इसको यूं लिख सकते हैं a इक्वल टू, हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखें हमें उसने बोला है कि एक्सेलरेशन जो है वो माइनस बी एक्स के बराबर है, तो मैं इसकी वैल्यू माइनस बी एक्स के बराबर लगा देता हूँ। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस माइनस आप से कैंसिल कर दें, एक्स को एक्स से कैंसिल कर दें, तो अंडर रूट ले लें, अंडर रूट बी बराबर आ जाएगा किसके, ओमेगा के। और हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उसने बोला है, तो 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू ओमेगा, तो टी यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई ओवर अंडर रूट बी, यानी हम टी को इस तरफ ले जाते हैं, अंडर रूट बी को इस तरफ ले जाते हैं। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू आ गई 2 पाई ओवर अंडर रूट बी। जी, ये ऑप्शन चार्ली में मौजूद थी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन आ जाएगा, चार्ली। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, ए मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग of negligible mass, the spring is pulled a little and then released to the so that mass executes simple harmonic motion of time period t. If the mass is increased by, यहाँ पे mass की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं by m, the time period becomes 5t/3, then the ratio of the m and m is। ये देखिए 16/9 ऑप्शन लगी हुई है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कर दिया है उसने स्टेटमेंट में भी, और इसके सोल्यूशन के अंदर भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आएगी। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिएगा आसानी से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे ही। तो असल में हमारे यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी थी, उसका जो हमारे पास मैस था, हाँ जी सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k फार्मूले से इसको डिनोट कर रहे हैं। उसने बोला कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस कैपिटल M के बराबर था, फिर हमने इसके मैस को इंक्रीज कर दिया। जब कैपिटल M था उस वक्त उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड t के बराबर था, फिर हमने इसका मैस इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास नई वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की, और वो वैल्यू उसने दी हुई है 5t/3। तो डेफिनेटली हम जब इसका मैस इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज्ड बाय का लफ्ज यूज किया हुआ, यानी m था पहले, हम इसको इंक्रीज करके m प्लस m पे ले गए। पहले हमारे पास वैल्यू m थी, अब हमने उसको इंक्रीज किया, कितनी वैल्यू, प्लस m उसमें ऐड कर दिया, नया मैस आ गया m प्लस m, और उस वक्त नया पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आ गया है, नई वैल्यू जो आ गई है 5t/3, तो ये आ जाएगा 5t/3। तो हमसे उसने पूछा है कि आप ऐसा करें कि इसमें रेशो बताएं m ओवर mt, स्मॉल m ओवर कैपिटल M, जो इंक्रीज हुई थी वैल्यू उसकी रेशो क्या होगी। तो हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आपस से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें, हम इसे डिवाइड करते हैं, ये t इस t से कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर जा ये 2 पाई से कैंसिल कर दें, ये 5/3 की वैल्यू हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 3/5 हो जाएगी, और ये वैल्यू थी ये k, आप इस k से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आया है वो है अंडर रूट m ओवर m प्लस स्मॉल m। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमने सिंपल रेशियो निकालनी थी, तो ये 9/25 आ जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा कैपिटल M ओवर m प्लस m। हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम इसको तो हम इसको
अपना रिवर्स कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25/9, क्योंकि हमने रेशो निकालनी है स्मॉल m/m की, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, हम इसको यूँ लिख लेते हैं। ठीक है, हमने दोनों साइड इन्वर्ट कर ली, ये हमारे पास आ जाएगा 25m/9 और ये आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये हम यहाँ पे ले आते हैं, ये आ जाएगा 25/9m माइनस m इज इक्वल टू स्मॉल m। तो ये स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, हमारे पास 9 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25m माइनस 9m इज इक्वल टू स्मॉल m। तो ये देखें हमारे पास वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, तो स्मॉल m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये स्मॉल m आ गया 25m माइनस 9m इज इक्वल टू 16m/9। तो इस m को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16/9 इज इक्वल टू m/m। तो यही हमने रेशो निकालनी थी एक्चुअली, स्मॉल m ओवर कैपिटल M की जो रेशो है वो किसके बराबर आ रही है, तो इसलिए हमने 16/9 ऑप्शन सेलेक्ट की थी। क्वेश्चन को सिंपल भी रखा जा सकता था कि इसमें जो स्मॉल m दिया हुआ है ये टोटल मैस होता, ना कि ऐड करके दिया जाता, तो फिर उससे हमारा आंसर जल्दी आ जाता। अक्सर बच्चों ने शायद ऐसे ही किया होगा कि इंक्रीज्ड मैस को डायरेक्ट उसने m प्लस m की बजाय ये पूरी वैल्यू जो है वो पूरी होल वैल्यू को ही उसने इंक्रीज मैथ्स के बराबर ले लिया हो किसी स्टूडेंट ने, तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M की रेशियो 25/9 भी लगाई जा सकती थी, लेकिन बहरहाल इसने उसमें हमें जो प्रॉपर स्टेटमेंट थी उसमें टोटल मैथ्स, न्यू वैल्यू ऑफ द टोटल मैथ्स नहीं दी हुई थी, बल्कि इंक्रीज सिर्फ बोला था कि इतनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसलिए हमने स्मॉल m कैपिटल M लगा के उसको ऐड करके ओवरऑल आंसर निकाला। तो बहरहाल क्वेश्चन एग्जामिनर की मर्जी से बनते हैं, हमारी मर्जी से नहीं, हमने तो उसका सोल्यूशन देना होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 9। ए बॉडी मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड मेक्स कंप्लीट ऑसिलेशन इन n सेकंड, तो इट इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड, नंबर टाइम टेकन बाय एनी ऑफ द बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका मतलब हमें ये n सेकंड जो है ना, ये उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है n। तो हमसे उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम डेफिनेटली उसका ये फार्मूला लगाएंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन 9 की बात कर रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड n के बराबर आ जाएगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी 2 पाई ओवर n रेडियन पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। ये क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने आपको क्लास में भी सिखाया था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इस साइड पे x और इस साइड पे a प्लॉट किया जाए तो ये ग्राफिकल पिक्चर आती थी। तो इससे पता चलता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन होती है। बहरहाल ये क्वेश्चन हम डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। If amplitude of a simple harmonic oscillator becomes double by applying the force, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर आप डबल कर देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या उसका असर पड़ेगा। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर बिकम डबल बाय अप्लाइंग फोर्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अभी भी मैंने आपके सामने लिखा था, 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ k ओवर m के बराबर था। तो इस फार्मूले में कोई डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड के ऊपर नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड के डबल करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए चार्ली ऑप्शन आ जाएगी रिमेन सेम, इट्स फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऑप्शन बीटा है, लेकिन आप देखिएगा कि ऑप्शन बीटा जो है वो रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट हो गई है, इसलिए हम राइट सिलेक्ट करेंगे। और वो ऑप्शन कौन सी आती है, इसको देखें क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें हमारे पास दो स्प्रिंग हैं। डायग्राम के अंदर हमारे पास सामने उसने दो फिगर्स बनाई हुई हैं, एक पैरेलल वाली है, तो हम भी एक पैरेलल वाली फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये इनके साथ एक मैस कैपिटल M अटैच है, ठीक है। और दूसरी जो है वो ये सीरीज वाली है, ये इसके साथ भी हम एक वही सेम मैस कैपिटल M अटैच कर देते हैं।
अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे सीरीज वाले की तो डेफिनेटली हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। मैंने अभी फार्मूला आपके सामने रखा था, 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम ओवर के इक्विवेलेंट। डेफिनेटली हमने ये दो स्प्रिंग यूज किए थे, आपने फार्मूले मेरे साथ पढ़े थे कि इस केस के अंदर 1/2 पाई ये आ जाएगा अंडर रूट के इक्विवेलेंट। यहाँ पे इस के की वैल्यू भी के है, इसकी भी के है, तो के इक्विवेलेंट इस केस के अंदर आपको पता है कि के ओवर 2 के बराबर आता है। हाफ हो जाती है वैल्यू, सीरीज के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट अपनी वैल्यू डिक्रीज कर देता है, लेकिन इस केस के अंदर के इक्विवेलेंट जो है वो 2k के बराबर होगा, इसमें डबल हो जाएगी। तो इसमें अगर आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम ओवर सॉरी फार्मूला सही लिखिए के ओवर एम होगा। ये फार्मूले में के ओवर एम है, वो के ओवर एम की बराबर आएगा। ये के ओवर एम आ गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी आ जाएगा अंडर रूट के ओवर एम। मैथ्स की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे के इक्विवेलेंट लगाएंगे। अब हम के इक्विवेलेंट की वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पे के इक्विवेलेंट डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बोला है कि वो किसके बराबर है, k/2 के बराबर है, और यहाँ पे 2k के बराबर है। तो फिर हमसे उसने बोला है कि इसकी रेशियो निकालें। आप स्टेटमेंट दोबारा पढ़ेंगे। डू आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल एज शोन इन द फिगर। A mass m is suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillation will be. तो हमने डेफिनेटली रेशियो इसकी निकालनी है, ठीक है। ये पैरेलल के केस में थी और ये सीरीज के केस में, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास रेशियो आ जाएगी। तो लेकिन इसमें हम पहले वैल्यू लगा लेते हैं। ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट, यहाँ पे 2k ओवर m के बराबर आ जाएगा। तो ये पैरेलल के केस में था और ये सीरीज के केस में है, ठीक है। तो पैरेलल और सीरीज को हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। तो रेशियो निकालते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज को आपस में डिवाइड कर लें। ये पैरेलल की फ्रीक्वेंसी है और ये सीरीज की फ्रीक्वेंसी है। दोनों के फार्मूले जो हमने आंसर निकाले हैं उनको रखते हैं। ये आ जाएगा 2k ओवर m ओवर 1/2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे k इक्विवेलेंट की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे k इक्विवेलेंट k/2 के बराबर था, तो ये आ जाएगा k ओवर 2, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा k ओवर 2m, ठीक है। ये वैल्यू लगा दी। तो ये 1/2 पाई, तो 1/2 पाई से कैंसिल कर सकते हैं आप ये जो वैल्यू है k की, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये m की वैल्यूज भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पैरेलल स्प्रिंग टू द सीरीज स्प्रिंग, वो किसके बराबर आ रही है। ये 2/1 आंसर आ गया, इसको हम लिखेंगे 2/1, और ये वैल्यू ऊपर जाके 1/2 के बराबर, सॉरी 1/2 थी तो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है, ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाके 2/1 बना देंगे इसको। ये 4/√4/1 आ गया, और ये अंडर रूट जब लेंगे आप तो ये 2/1 रेशियो आ जाएगी। तो इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट थी। इसमें मादरत के साथ बीटा क्लिक किया हुआ था, इसलिए हमने इसको राइट कर दिया है कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसमें आ जाएगी। ओके हो गया जी। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें भी उसने लेंथी था, लेकिन ये असल में बड़े फेमस क्वेश्चन हैं, आम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको शामिल किया हुआ है इसकी डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट देखिएगा, सामने नजर आ रही है आपको। क्वेश्चन 13 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम मस्ट हैव इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डेफिनेटली कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है जी इनर्शिया। डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि रोटेशनल मोशन तो हो रही नहीं, डेंसिटी भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, तो इनर्शिया है। ये सिंपल क्वेश्चन था। इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक हैं पार्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की। किसी भी बॉडी में ये मौजूद होती हैं, जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है। नेक्स्ट देखें अगर, तो है जी क्वेश्चन नंबर 14। In simple harmonic motion of a particle at an instant when the velocity of the particle is 0, then the acceleration is 0. जब velocity of the particle जो है वो 0 होती है तो उस वक्त क्या होता है, acceleration is 0। ऑप्शन बी है, the magnitude of displacement is maximum,
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहाँ पे जीरो होती है, सवाल तो ये है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है, तो इसका मतलब हमसे वो एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो एक्सेलेरेशन जीरो तो नहीं होता एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो बराबर होता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसलिए एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम है। तो मेरे ख्याल में आप बीटा ऑप्शन पढ़ें, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ये राइट ऑप्शन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम, ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी बोथ बी एंड सी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन को टिक कर देंगे। जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सपोज वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन ए सिलेंडर इज 3 मीटर क्यूब। इफ द पिस्टन इज केप्ट फिक्स्ड एट एंड गैस इज heated from 5 डिग्री सेल्सियस टू 12 डिग्री सेल्सियस, देन द वर्क डन इज। डेफिनेटली जीरो जूल होगा। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर गौर किया होगा कि इफ द पिस्टन इज केप्ट फिक्स्ड रखा हुआ, ये देखें केप्ट फिक्स्ड, इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये आइसोकोरिक कंडीशन बनती है। तो आपको पता है कि वर्क कैसे होता है, जब तक वॉल्यूम नहीं चेंज होता तो वर्क तो हमेशा जीरो रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी जीरो आ जाएगा, इसलिए वर्क जीरो होगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं बेटे। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इन गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। एक्चुअली हमें पता है कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वही वर्क के बराबर होती है। इसका मतलब हमें वर्क निकालना है, और वर्क किसके बराबर होता है, वर्क एरिया अंडर द पीवी कर्व होता है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। तो इसलिए हम हीट एब्जॉर्ब निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द पीवी कर्व लेकर। तो एरिया अंडर द पीवी कर्व यहाँ पे एक डेफिनेटली क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई, और यहाँ पे आप लेंगे आर स्क्वायर। आर के स्क्वायर, ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, देखें 30 और 10, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट का 30 और 10 के दरमियान में ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, इसका हाफ करेंगे। 30 माइनस 10 का हाफ होता, 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 का हाफ कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 30 माइनस 10 इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर का हाफ रेडियस होगा। तो 20/2 करें तो 20/2 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब हमारे पास ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए पाई, हाँ जी बिल्कुल यही ऑप्शन है अल्फा। 10 स्क्वायर पाई जो है वो 10 स्क्वायर पाई जूल के बराबर वर्क आएगा, या हीट एब्जॉर्ब आएगी बाय द सिस्टम। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हीट एब्जॉर्ब Q2 माइनस Q1 के बराबर होती है, और यही असल में वर्क के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए हमने ये ऑप्शन लगा दिया। जी बेटे ये क्वेश्चन था 16। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन 17। जी क्वेश्चन 17 देखें। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड। डेफिनेटली ये प्योर डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की, कि 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर राइज करना है 1 किलोग्राम स्पेसिमेन का, तो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 18 देखें। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो ये रेशियो एक्चुअली CV/Cp के बराबर होगी, और CV/Cp जो है वो 1/γ के बराबर होगा, क्योंकि Cp/Cv की वैल्यू तो γ के बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो मोर देन 1 होता है, तो अगर आप उल्ट कर लेंगे तो ये फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगी चार्ली लेस देन 1, ठीक है। तो क्वेश्चन 18 खत्म हुआ, ये 18 का था ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 19। कहता है व्हाट इज द फैक्टर अपॉन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स। कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स करती है। तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। बाकी सारे पैरामीटर जो उसने मेंशन किए हैं, चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पाथ फॉलोड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं इंटरनल एनर्जी के, इसलिए हम चेंज इन टेम्परेचर वाली जो राइट ऑप्शन है उसी को टिक करेंगे। अगर चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है तो डेफिनेटली हम खाली चेंज इन टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके साथ वॉल्यूम भी एसोसिएटेड था, तो इंटरनल एनर्जी दोनों पे तो डिपेंड नहीं ना कर रही, ठीक है। इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को टिक किया, जो मोस्ट सूटेबल और राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन 20 देखें।
विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल एनर्जी इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में सही है? तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय हीटिंग। ठीक है, क्योंकि आप जब आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन की बात करते हैं तो हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बगैर इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे खाली डिपेंड करती है, बिल्कुल ठीक है। व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज इट्स टेम्परेचर ऑलवेज राइजेस, ये भी ऑप्शन ठीक है, तो डेल्टा इसलिए ट्रू ऑप्शन था। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। क्वेश्चन 21 देखिए, CV डिनोट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। देन ये देखें क्वेश्चन हमें आगे से भी पढ़ना होगा। देन CV into delta T gives, CV into delta T gives। तो एक्चुअली आप देखें हम क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 की बात कर रहे थे, तो इसलिए 21 के अंदर डेल्टा Q को आप लिख सकते थे MC डेल्टा T। M की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हैं तो डेल्टा Q विल बी इक्विवेलेंट टू C डेल्टा T, तो इसका मतलब C डेल्टा T जो है वो एनर्जी के बराबर आएगा, तो इसलिए हमने एनर्जी ऑप्शन लगा दिया है बीटा वाली। क्वेश्चन 22 देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, क्वेश्चन 22 में स्पेसिफिक हीट, दोबारा ये फार्मूला देख लेते हैं। असल में डेल्टा Q ओवर या डेल्टा, ये इस फार्मूले से हम यूँ लिख सकते हैं, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू MC। ये डेल्टा Q ओवर डेल्टा T जो है ये हीट कैपेसिटी कहलाती है, इसको आप क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसके बराबर आ रही है, MC के, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, हीट कैपेसिटी बराबर आ गई है किसके, MC के। तो यहाँ से आप स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर निकालते हैं जो हमसे उसने पूछी है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, तो डेफिनेटली ये किसके बराबर आ जाएगी, हीट कैपेसिटी ओवर M इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। तो यही वजह है हीट कैपेसिटी ओवर मास ऑफ द सब्सटेंस जो है इसको हमने राइट ऑप्शन किया है, राइट ऑप्शन सिलेक्ट की है बीटा वाली, तो चार्ली ऑप्शन आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट इसके बराबर होती है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था बेटे, इट वाज द क्वेश्चन 22, ये क्वेश्चन 22 का आंसर था। ठीक है, ये क्वेश्चन 22 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 के अंदर देखें, specific heat of a substance is equal to the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg of a substance by 1 Kelvin। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये ऑप्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि ये डेफिनेशन है किसकी, स्पेसिफिक हीट की। क्वेश्चन 24 देखें, रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेफिनेटली हमारी बुक की स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर सारी की सारी जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ एनर्जी हमें बाहर एक्सपोज करनी पड़ती है। यही वजह है कि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिकल जो है वो हीट की शक्ल में इमिट हो रही होती है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल बनती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25। इन ए सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड एट द सेम टाइम 150 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो 400 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई हुई है। देखिए हमारे पास डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, और 400 जूल एनर्जी सप्लाई की गई है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और हमसे उसने पूछा है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है और हमें वर्क भी दिया हुआ है। एट द सेम टाइम 150 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम आपको पता है ये भी क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भी पॉजिटिव ले लिया, प्लस 150 आ गया। हम 400 को माइनस कर देंगे 150 से, तो हमारे पास डेल्टा U ऑप्शन आ जाएगी, और डेल्टा U में आप देखेंगे कि ये 250 जूल के बराबर आ जाएगा। 400 माइनस 150 इक्वल टू 250 जूल, तो इसलिए बीटा ऑप्शन आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में। सॉरी क्वेश्चन 25 था, क्वेश्चन 25 था ये। क्वेश्चन 26 देखते हैं, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम ए बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये हमारी बुक की कुछ एग्जांपल्स दी हुई है एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसमें रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर है, फटना वाला टायर में से जब अचानक हवा बाहर निकलती है तो वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस। जितने भी फास्ट प्रोसेस हैं आपको पता ही है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। द बाइसिकल पंप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी हमारी बुक की एग्जांपल में लिखा हुआ है, हम उसको डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं।
लिहाजा जस्ट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए पीस ऑफ लेड व्हेन बीटन बाय हैमर विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जब आप बीट करते हैं किसी चीज़ को तो यू आर डूइंग द वर्क, एंड जब आप वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क एनर्जी आपकी टेम्परेचर राइज में और अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपली आप देखें, बीट करने से टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी राइज होगी। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29। फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर दोबारा यही क्वेश्चन था कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्वेश्चन 29 में, इसलिए हम डेल्टा ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन 30 देखें। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी हैज मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वहीं पे इंटरनल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो आप जरा देखें स्टेटमेंट्स में किस में टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो इसमें है 273 केल्विन, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो इंटरनल एनर्जी भी मैक्सिमम है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 31 में। इन थर्मोडायनामिक सिस्टम इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 100 जूल एंड 100 जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन हीट लॉस्ट विल बी। तो हमसे उसने क्वेश्चन 31 से 31 में देखें, उसने बोला कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हमें कन्वेंशंस को हर जगह पे फॉलो करना है। जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज लेंगे और वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हम माइनस में लेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो भी नेगेटिव ली जाएगी और वर्क डन ऑन द सिस्टम भी नेगेटिव लिया जाएगा। इसी तरह से इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव ली जाएगी और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाएगा। ये कन्वेंशन थी। तो इसलिए क्वेश्चन 31 में देखें कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो मैं इसको लिखूंगा -100 के बराबर, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, इसलिए इसको भी मैंने लिखूंगा किसके बराबर, वर्क डन 100 जूल -100, तो -100 -200 जूल हमारे पास डेल्टा क्यू हीट लॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, -200 के बराबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जी। क्वेश्चन 32 को पढ़िएगा। क्वेश्चन 32 है, गैस परफॉर्म्स 10 जूल ऑफ वर्क व्हाइल एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमसे डेफिनेटली उसने पूछा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है और गैस परफॉर्म कर रही है। फिर से देखें, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये डेल्टा यू जो है ये हमें उसने बोला है निकालने को, इसलिए डेल्टा यू को मैं ऐसा लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा डेल्टा यू, और वर्क डन एक्सपेंडिंग हो रही है इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा, तो बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन जब इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये डेल्टा यू नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब वर्क जो हुआ है वो बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी हुआ है, इसलिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। वर्क डन इज एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। जी, ये क्वेश्चन था हमारे पास 32। क्वेश्चन 33 देखें। ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हैज, डायटोमिक में चूंकि वाइब्रेशनल मोशन भी पॉसिबल होती है और ट्रांसलेशनल मोशन भी पॉसिबल होती है और उसकी रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल होती है। अगर मोनोटॉमिक होता तो उसके अंदर खाली स्पिन मोशन हो सकती है या फिर ट्रांसलेशनल होती है, वाइब्रेशन तो हो नहीं सकती, इसलिए इसके अंदर ऑल ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल वाली ऑप्शन जो है वो राइट होगी। क्वेश्चन 34 देखें। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन, तो वो पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी स्टेट पैरामीटर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करती। द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ये डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, इंटरनल एनर्जी की। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 36। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, तो बेटे ये हमने फार्मूला असल में ड्राइव किया हुआ है कि हमारे पास आपको पता है कि टेम्परेचर का जो रिलेशन था वो बराबर था 2/3 ओवर के इंटू हाफ mv²। ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। तो यहाँ से ये जो हाफ mv² थी वैल्यू, ये असल में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3kT/2 के बराबर आती है, हाफ mv²। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, 3kT/2 के बराबर आएगी। तो ये क्वेश्चन था सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पास्कल इज द यूनिट ऑफ,
तो पास्कल प्रेशर के यूनिट है, सबको पता है, ठीक है। फोर्स के यूनिट नहीं है, टेंशन के नहीं है, वेट के, बाकी सारे टेंशन, फोर्स और वेट के यूनिट न्यूटन होते हैं। सिर्फ जो प्रेशर है उसके यूनिट पास्कल है। क्वेश्चन 38 देखें, इफ P इक्वल टू प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड P इनटू डेल्टा V रिप्रेजेंट्स, ये वर्क के बराबर होता है। ये हम बार बार फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर P इनटू डेल्टा V के बराबर आएगा। आप इनकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, वो हमेशा जूल के बराबर होंगी। तो इसलिए P इंटू डेल्टा V की ऑप्शन पूछी गई थी क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर। तो इसलिए P डेल्टा V विल रिप्रेजेंट द वर्क, नॉट द डेंसिटी, नॉट द पावर, नॉट द टेम्परेचर। किसी के भी डायमेंशन इसके बराबर नहीं आएंगी, वो जूल के बराबर आएंगी। इसका मतलब ये वर्क के बराबर होगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं जी, ए सिस्टम डज 600 जूल ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम हैज इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 320 जूल, हाउ मच हीट हैज बीन सप्लाइड। तो देखें, ए सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क, डज का मतलब है कि जो है वर्क पॉजिटिव लिया जाएगा, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है तो ये भी पॉजिटिव ली जाएगी। तो डेफिनेटली डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के। तो फिर से देखें, 100 जूल वर्क था और इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हुई है वो 320, तो दोनों को पॉजिटिव लिया गया। मैंने पहले ही आपको बोला है कि कन्वेंशंस को हमें फॉलो करना होगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव ली जाएगी और वर्क डन बाय द सिस्टम भी पॉजिटिव लिया जाएगा। तो एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क होता है वो हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसलिए हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो 320 प्लस 600 कर लेंगे तो हमारे पास 920 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही राइट ऑप्शन लिखी हुई है हमारे पास बीटा के अंदर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जी। क्वेश्चन 40 को पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वाइप आउट कर लो मैं जरा। क्वेश्चन 40 पढ़ रहे हम। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द क्वांटिटी विच इज कंजर्व। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है, ना कि मोमेंटम, फोर्स या पावर को। तो इसलिए एनर्जी ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 41 देखें, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस विच फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो एंट्रोपी जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर जो है, एंट्रोपी का असल में फार्मूला है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। और एडियाबैटिक प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ हीट आपको पता है जीरो रहता है, इसलिए जीरो ओवर टी आ जाएगा और डेल्टा एस जीरो आ जाएगा, यानी चेंज इन एंट्रोपी जीरो। तो इसका मतलब एस की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि इसलिए एंट्रोपी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो रहती है। अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी पूछे तो जीरो बोलना है, और अगर वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे एंट्रोपी की तो वो कांस्टेंट बोलनी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। ठीक है, और उसके बाद है जी 42, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो इसलिए डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये कंडीशन बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे 42 के अंदर Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। नेक्स्ट देखें 43, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देखें, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि ये जीरो कर देंगे, ये आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो ये माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आ जाएगी ऑप्शन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज, डेफिनेटली आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं उसे। चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 45 देखें, विच रिमेन्स कांस्टेंट इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा वो दोबारा फिर क्वेश्चन हो गया, वही पूछ लिया कि कौन सी चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है जी एडियाबैटिक प्रोसेस में, हमने पीछे भी ये बताया क्वेश्चन 41 में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जी। 46 में देखें, क्लाउड फॉर्मेशन इज इन एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की ये एग्जांपल है, ये सबको पता है। क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के जरिए से इसकी फॉर्मेशन होती है। डिटेल में देखें आप तो अपनी बुक को स्टडी कीजिएगा, उसके अंदर ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो हमने वहाँ से इसके ऑप्शन पिक कर लिए। नंबर 47 देखें, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये एंट्रोपी एडियाबैटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन 48 देखें, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप फिर से देख लें, बेशक आपके सामने लिखा हुआ है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर आ जाएगी डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो अल्फा ऑप्शन क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर आएगी। 49 देखें, द वर्क डन क्वेश्चन 49 है द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस जीरो होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो उसमें वर्क जीरो होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन 50 देखें, इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस द इक्वेशन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू रिप्रेजेंट। तो आपके सामने ये देखें, ये इक्वेशन मैंने लिखी थी, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की है, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा क्यू जीरो पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस की, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू रिप्रेजेंट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक्सप्रेशन की जगह पे आएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो करेगा। अगर W इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू होता तो वो फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होता। उसके रीजन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है, वर्क डन बाय द सिस्टम, हमने पॉजिटिव लेना है, डेल्टा क्यू जीरो लेना है, तो ये आ जाएगा प्लस डब्ल्यू, ये इधर आके माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। तो ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वर्क जो हुआ है वो एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी हुआ है। लेकिन एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर आप देखते हैं तो ये फिर हम लिखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इसको हम लिखेंगे जीरो। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, ये माइनस डब्ल्यू इस तरफ आ जाएगा, ये डब्ल्यू इक्वल टू प्लस डेल्टा यू आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन की और ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। तो माइनस का साइन एक्सपेंशन को शो कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है और जो डिक्रीज हुई है जितनी वैल्यू उसकी, वही इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर जी 51, 50 हो गया था हमारा इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस द इक्वेशन, जी ये हो गया। 51 देखें, द सिस्टम डज 700 जूल ऑफ वर्क and at the same time internal energy increases to 400 जूल। तो देखें सिस्टम ने 700 जूल वर्क भी किया है और उसी टाइम उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज भी हुई है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव लेनी चाहिए, यानी डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज हुई है, कितनी वैल्यू 400, और जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो 700 कर रहा है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी 1100 जूल के बराबर आ जाएगी, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन सिलेक्ट की है। तो 51 का ये आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं 52, इफ द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 300 जूल, तो अब ये माइनस में हो जाएगी, एंड 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये भी माइनस में हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो फिर द हीट लॉस्ट, उसने पूछा है कि हीट लॉस कितना होगा या हीट विल बी वो किसके बराबर आएगी। तो क्वेश्चन 52 में देखें, फिर दोबारा हम डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और डेल्टा यू की जो वैल्यू है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है माइनस 300 और जो वर्क हुआ है वो माइनस 120 के बराबर आ जाएगा, दोनों को नेगेटिव ले लिया तो ये माइनस 420 जूल आंसर आ जाएगा। उसने खाली हीट बोला है, असल में हीट लॉस बोलना चाहिए था, तो ये 420 जूल के बराबर आएगी, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आ रही, तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगी इसमें। क्वेश्चन 53 देखें, द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी इज इक्वल टू, तो आपको पता है सी पी माइनस सी वी बराबर होता है किसके, आर के, और आर जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है, इसलिए बीटा ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन 54 देखें, फॉर डायटोमिक गैस सी वी इक्वल टू 5R/2 देन द गामा फॉर दिस गैस इज, तो आप ये सिंपल रिलेशन यूज करेंगे, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये रिलेशन यूज करेंगे। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, आपको शायद नजर ना आ रहा हो, ये आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ठीक है। और यहाँ से उसने सी पी की वैल्यू पूछी है हमसे, ठीक है, तो सी पी हम बराबर लिख देंगे आर प्लस सी वी के, तो ये आ जाएगा सी वी किसके बराबर है, सी वी बराबर है 5R/2 के, ये आ जाएगा 5R/2 के, तो एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 2R प्लस 5R, तो ये आ जाएगा सी पी इक्वल टू 7R/2, तो ये वैल्यू आ गई सी पी की 7R/2 के बराबर, ये बीटा ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 56,
If Q is the amount of the heat supplied to the system and delta U is the change in internal energy, work done is defined as, तो फिर वर्क डन किसके बराबर होगा, फिर वही ऑप्शन है, डेल्टा क्यू बराबर होता है बेटे डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के, और डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के। तो ये देखें, इसलिए वर्क डन जो है वो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। क्वेश्चन 56 की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन 56 में, ठीक है। इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देन वर्क डन इज डिफाइंड एज, तो वो क्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर आ रहा है, ठीक है। हमने क्योंकि उसने कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन इंक्रीज डिक्रीज का जिक्र नहीं किया, तो हम आम कन्वेंशन फिर फॉलो करेंगे, सबको हमने पॉजिटिव लेके उसका सिंपल सी उसको अंडरस्टैंडिंग ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 57, द गैस लॉ पी वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर, तो राइट ऑप्शन इसमें लगाई गई है नाइदर आइसोथर्मल नॉर एडियाबैटिक। वजह ये है कि देखें, ये जो पी वी ओवर टी जो है इसने कांस्टेंट रहना है, तो इसका मतलब जब पी वी ओवर टी कांस्टेंट रहना है तो प्रेशर और वॉल्यूम ने बढ़ना है, तो फिर टेम्परेचर ने भी बढ़ना है। इसका मतलब यानी पी वी ओवर टी, ये पूरी वैल्यू जो है वो पता है आपको, गैस कांस्टेंट आर के बराबर होती है फॉर 1 मोल गैस। तो लेट्स से कि हम प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, अगर ये 2 टाइम इंक्रीज करेगा तो ये भी 2 टाइम इंक्रीज करेगा, ताकि रेशियो जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, ना ही ये बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है और ना ही ये चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये ना तो आइसोथर्मल चेंजेस हैं, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ना ही यानी आइसोथर्मल चेंजेस ओनली, एडियाबैटिक चेंजेस ओनली भी नहीं है कि इसमें टेम्परेचर मतलब अपना हीट ट्रांसफर भी नहीं हम जीरो कर सकते, बोथ आइसोथर्मल एडियाबैटिक चेंजेस भी नहीं है, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन ही ठीक थी, ठीक है ना। कि इसमें देखिए ओवरऑल रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये भी अगर इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, तो 2 से कैंसिल, रेशियो कांस्टेंट। अगर ये 1/2 हो जाता है, ये डिक्रीज होकर प्रेशर या वॉल्यूम, और ये भी टेम्परेचर भी फिर डिक्रीज होना चाहिए, 1/2 से कैंसिल, तो गैस कांस्टेंट। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये इस ऐसे प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसलिए ना ही तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और ना ही ये आइसोथर्मल है। नंबर 58 देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल एनर्जी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये सारे ऑप्शंस ट्रू हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय हीटिंग, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड इट्स टेम्परेचर ऑलवेज राइजेस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, डेल्टा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 59 देखें, इफ CV denotes molar specific heat at constant volume, delta T is the change in temperature, then CV into delta T। और अनलकीली ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन फिर मैं चले एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T के बराबर था, M की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो डेल्टा Q बराबर आ जाता है C डेल्टा T। तो C इंटू डेल्टा T किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को, तो इसलिए हमने एनर्जी वाली ऑप्शन लगाई है। गैमा फॉर ए गैस इज ऑलवेज मोर देन 1 होता है, क्योंकि गैमा बराबर होता है किसके, CP ओवर CV के, और CP की वैल्यू हमेशा CV से बड़ी होती है, इसलिए इसका आंसर हमेशा मोर देन 1 आता है। तो ये थी बेटे डिस्कशन हमारी थर्मोडायनामिक्स की और सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन कुछ डिफरेंट अपना डिफिकल्ट थे, कुछ लेंथी थे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स थे, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन आपने देखा कि सिंपल्स थे, आसान थे, इसलिए हमने क्वेश्चन को एक बैलेंस पेपर्स को बैलेंस रखते हुए हमने उसको प्रॉपर टाइम में ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।